जय श्री कृष्णा। हमने अपने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था मेंडलवाद और हम कह सकते हैं वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिकी के जनक कहते हैं, जेनेटिक्स ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम जो प्रस्तुत किए थे, मेंडल की सफलता के कुछ प्रमुख कारण थे। ये जो प्रमुख कारण है वो है, पहला है कारण मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। लक्षण जैसे मान लीजिए हम पादप की लक्षण के बारे में बात करते हैं, तो पादप का जो लक्षण होता है जिसमें पादप की लंबाई, बौनापन, ठीक है, और दूसरा लक्षण हो गया तो पादप पे जो पुष्प खिलते हैं उसकी पुष्प की कली अग्रस्थ कक्षस्थ इस प्रकार से। तो पादप मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया था। ये मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण में से पहला कारण है। दूसरा कारण है मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। अंकों के रूप में बताया कि कितने पादप लंबे हुए, कितने पादप बौने हुए, कितने पादप शुद्ध हैं, कितने पादप अशुद्ध हैं। इस प्रकार से उन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया गया, बड़ी सावधानीपूर्वक किया था। तीसरा प्रमुख कारण है मेंडल की सफलता का, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। मतलब पादप जो है कम समय में आसानी से और एक वार्षिक हो ऐसे पादप का चयन किया। मटर जो है तो वार्षिक पादप होता है, कम समय में आसानी से उगाया जा सकता है, और इसलिए उसने अपने प्रयोग के लिए पादप जो मटर है अर्थात पाइसम सटाइवम जिसका वैज्ञानिक नाम है उसका सावधानीपूर्वक चयन किया। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में आनुवंशिकता के नियमों के प्रयोग के लिए मटर के पादप को ही क्यों चुना उन्होंने मटर के पादप को? तो उसके मटर के पादप की चयन करने की क्यों चुना था, उसके कुछ कारण है। मटर के पादप को क्यों चुना, दूसरे पादप को क्यों नहीं चुना? तो अपने प्रयोग के लिए इन्होंने जो मटर के पादप चुना उनके चयन के प्रमुख कारण है। पहला कारण है मटर का जो पादप होता है वो एक वार्षिक होता है, वर्ष में इसकी एक ही फसल होती है होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अनेक पीढ़ियां मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अध्ययन आसानी से हम कर सकते हैं। कहता है दूसरा है मेंडल ने द्विलिंग की कोशिश बता दी। जो मटर का पादप होता है वो द्विलिंगी होता है। हमने कक्षा 9 में पढ़े थे पादप के भी प्रकार, इसमें पुष्प में एकलिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी ना, इस प्रकार से। तो ये जो होता है द्विलिंगी पुष्प होता है मटर के पादप में। तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इसमें स्वपरागण पाया जाता है। ये भी हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। अगर किसी पुष्प के पुंग के साथ उसी पुष्प की वर्तिका अगर पर बैठ जाते हैं, जाकर चिपक जाते हैं, वो तो कहलाता है स्वपरागण। परपरागण होता है किसी एक पुष्प के परागण किसी दूसरे जाति या दूसरे वंश के पौधे की वर्तिका में जाकर चिपक जाते हैं, वो होता है परपरागण। तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण इनमें स्वपरागण पाया जा सकता है। संयुग्मित पादप या शुद्ध वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। फिर विपुंसन विधि के द्वारा कृत्रिम परपरागण भी कराया जा सकता है, इसलिए इनके चुनने के प्रमुख कारण है। अगला जो है मटर के पौधे के विभिन्न विपर्यास लक्षण जुड़े पाए जाते हैं। मतलब इसमें 7 विपर्यास लक्षण पाए जाते हैं मटर के पादप में। मटर के पौधे के चयन का अगला जो चौथा पॉइंट है वो है मेंडल ने मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यास लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। मेंडल ने बताया कि मटर के जो पौधे हैं इसमें विभिन्न विपर्यास लक्षण पाए जाते हैं। इन जोड़ों की संख्या उन्होंने बताई थी 7। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपर्यास लक्षणों का चयन किया, जो कि इस प्रकार से हैं। कौन कौन से विपर्यास लक्षण हैं मटर के पौधे में जो कि उनके प्रयोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बने, जिसमें देखो क्रम संख्या हम कॉलम के रूप में पढ़ लेते हैं, टेबल के रूप में। क्रम संख्या, पादप के लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। क्योंकि हम आगे अपने आनुवंशिकता के नियमों के पढ़ेंगे ना, तो इसमें आएगा प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र प्रजनन का नियम, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इस प्रकार से। तो हम पढ़ लेते हैं इनको टेबल के रूप में। पादपों के लक्षण, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। पहले जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो है पादप की ऊंचाई। अब पादप की ऊंचाई मतलब हाइट से संबंधित है। पादप कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो पादप की ऊंचाई, जो पादप की ऊंचाई है उसमें लंबापन जो गुण होता है वो प्रभावी गुण होता है।
और लंबेपन को टेल और इसको कैपिटल लेटर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अप्रभावी जो गुण है पादप की ऊंचाई में क्या होगा 1 ड्रॉप, इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि आगे अपने आएगा प्रभाविता का नियम, उसमें हम आसानी से पढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में साइड में लिख दिया है। लंबा है इसको कहेंगे कैपिटल टी, 1 आइटम कहेंगे स्मॉल टी। अगला जो गुण है वो है पुष्प की स्थिति। मटर के पौधे पर पुष्प किस स्थिति में है? तो मटर के पौधे की पुष्प की जो स्थिति होती है मटर के पौधे में वही होती है कक्षस्थ, ये होती है अग्रस्थ। अब कक्षस्थ और अग्रस्थ क्या होती हैं? तो अगर हम पौधा बनाते हैं इस प्रकार से मटर का, अग्रस्थ होता है आगे की बात में यहाँ का पुष्प, ठीक है। कक्षस्थ क्या होता है? तने और शाखा के बीच में, तने और शाखा के बीच में। इस प्रकार से ये पुष्प की स्थिति का पता अपने को चल जाएगा कि अगर पक्ष है तो तने और शाखा के बीच में होगा और अग्रस्थ है तो एकदम आगे टॉप पे होगा पुष्प। अगला जो लक्षण है वो है परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व मतलब पका हुआ, पूर्ण रूप से अगर फली पक्की हुई तो वो कैसे होगी? फूली हुई होगी, थोड़ी मोटी दिखेगी। लेकिन अगर फली पूर्ण रूप से नहीं पकी हुई है तो थोड़ी संकीर्णित होगी, मुरझाई होगी। तो फूली हुई जो है प्रभावी लक्षण और संकीर्णित क्या है? अप्रभावी लक्षण। अगला जो चौथा पॉइंट है वो अपरिपक्व फली का रंग, कलर के बेस पर। कलर कैसा होता है? तो प्रभावी कलर तो क्या होगा? हरा, और अप्रभावी कलर होगा पीला। हरा ग्रीन, पीला येलो से रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। अगला जो है पांचवा पॉइंट वो है पुष्प का रंग। पुष्प किस प्रकार का है, किस रंग का है? तो पुष्प का रंग जो है प्रभावी रंग तो होगा बैंगनी और अप्रभावी रंग क्या होगा? सफेद। नेक्स्ट है बीज की आकृति। मटर के जो बीज होते हैं उसकी आकृति कैसी है? तो गोलाकार आकृति होगी, राउंडेड आकृति होगी तो होगा प्रभावी, और झुर्रीदार होगी होगा अप्रभावी। इसको भी अपने पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यय के नियम के अंतर्गत। तो गोलाकार जो होता है उसको राउंडेड, राउंड होता है गोल का मतलब राउंडेड, राउंडेड का फर्स्ट लेटर आर, तो उसको हमने कैपिटल आर से प्रदर्शित किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो गोलाकार। और झुर्रीदार जो होगी उसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, रिंकल्स लेकिन हम इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे ताकि अपने को आगे जो एक्सपेरिमेंट है उसको आसानी से हम समझ पाएंगे। अगला जो है सातवां पॉइंट वो है बीज का रंग। अब बीज किस कलर का है? बीज जो होता है पीले रंग का है वो प्रभावी होगा और इसको कैपिटल वाई से प्रदर्शित किया जाता है। पीला येलो, येलो का अक्सर जो फर्स्ट अक्सर होता है वो होता है वाई, कैपिटल वाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और अप्रभावी जो है क्या होगा? हरा, इसको ग्रीन कहते हैं वैसे में, लेकिन इसको हम इसका व्युत्क्रम के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हरा क्या आ जाएगा उसका? अप्रभावी लक्षण है जो कि हम स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से मेंडल के पादप की चयन में ये चौथा पॉइंट था। इस चौथे पॉइंट में 7 जोड़ी के प्रयास लक्षण थे। 7 जोड़ी के प्रयास लक्षणों को हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रभाविता के नियम हम पढ़ेंगे, पादप की ऊंचाई और बौनेपन के तौर पे हम एक नियम पढ़ेंगे प्रभाविता के नियम के अंतर्गत। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे बीज की आकृति और बीज का रंग। 2 जोड़ी लक्षण लेंगे तब, एक जोड़ी लक्षण लेते हैं तो एक संकर संकरण कहलाता है, 2 जोड़ी लक्षण लेते हैं द्विसंकर संकरण कहलाता है। हम आगे पढ़ेंगे अपने मेंडल के नियमों के अंदर। मेंडल के मटर के पौधे के चयन के बाद काफ़ी समय तक मेंडल के अपने प्रयोगों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। तो उसके बाद मेंडल बाद के नियमों की पुनर्खोज, मतलब आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन मेंडल के द्वारा ही किया गया था, इसलिए उसे मेंडलवाद कहते हैं। लेकिन काफ़ी समय तक तो मेंडल के घुस जाने के बाद उन नियमों को आगे कोई बता नहीं पाया, ना आगे कोई पढ़ा पाया, समझा पाया। तो उसके बाद मेंडल के नियमों की पुनर्खोज का आया। तो मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशानुगति के नियम लगभग 35 वर्ष तक निराधार रहे, उपेक्षित अर्थात निराधार है, इनका कोई आधार नहीं रहा क्योंकि कोई इसे आगे समझा नहीं पाया था। फिर मेंडल के ही शिष्य थे 3 शिष्य, उन शिष्यों ने मेंडल के 3 शिष्यों ने पूर्ण नियमों को समझाया। वो जो शिष्य हैं वो हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, कांटे हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, ये शिष्य थे हॉलैंड के हुगो डी व्रीज। दूसरा है जर्मनी के कार्ल कॉलिंस,
जर्मनी के कार्ल लॉरेंस शिष्य थे उन्होंने, और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क ने अलग अलग कार्य करते हुए मेंडल के नियमों का पुनः पृथक रूप से कार्य किए, अलग अलग कार्य किए और उनको पुनः समझाया। सन 1900 में मेंडल के नियमों के द्वारा प्रस्तुत किए गए नियमों की पुनर्खोज कर दी गई थी। तो इसमें से ये भी प्रश्न आ सकता है कि मेंडल के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? हमने हॉलैंड के हुगो de Vries, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क। कब प्रस्तुत किया गया पुनर्खोज? कब गई है? सन 1900 में। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? तो हम ये तीनों नाम बताएंगे। प्रश्न आ सकता है मेंडल के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो हम ये तीनों नाम बता सकते हैं। आज की इस वीडियो इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।